Namaskar. I Neelam Sunda welcomes you all in your own academy, Jain Academy. सभी भावी कंप्यूटर अनुदेशकों का आपके अपने परिवार जैन अकेडमी के परिवार में हम स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, कई सालों के इंतजार के बाद, कई उम्मीदें लगाने के बाद, कड़ा संघर्ष करने के बाद फाइनली राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारी सुन ली है और एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए वो लेके आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी की। बम्पर भर्ती है, लगभग 10,000 इसमें हमारी सीट्स हैं और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स, हर दिन जैन अकेडमी में आते वक्त यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो कोर्स अवेल कर चुके हैं, जिनकी अभी क्लासेस चल रही हैं, वो लोग दिन भर एक ही सवाल पूछते हैं, या मैं कहूँ कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो उनकी तरफ से आते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल, मैम वैकेंसी कब आएगी? हम लगभग हमारी तैयारी एकदम आप कह लीजिए कि पूरी जोर और शोर से चल रही है, लेकिन वैकेंसी का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। और मैम ये जो सिलेबस हमें दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो और अपडेट होगा या उसमें कुछ नए मॉडिफिकेशंस होंगे या उसको और फिल्टर किया जाएगा? फिर ये पूछते हैं कि मैम मेरिट कितनी रहेगी, मैम कितना वक्त मिलेगा हमें, और ये कोर्स हम कैसे स्पीडली और किस स्ट्रेटेजी के साथ पूरा कर सकते हैं और हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो सभी सवालों के जो जवाब है आज मैं इसी मंच से आप सभी को एक साथ एक एक करके उनका जवाब देती हूं। पहला सवाल, मैम वैकेंसी कब आएगी? स्टूडेंट्स, अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि जब वैकेंसी आएगी हम तब हमारी तैयारी शुरू करेंगे। तो आपने हिंदी का एक मुहावरा तो जरूर सुना होगा, हथेली पर सरसों उगाना, या मैं कहूं आग लगने पर कुआं खोदना। तो ये जो स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये कुछ इन्हीं मुहावरों से मोटिवेशन लेके और अभी आराम से बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी हम तब हमारी तैयारी शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब वैकेंसी आएगी और हम हमारी तैयारी शुरू करेंगे। अरे भाई, घोषणा हो चुकी है, राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको हिंट भी दे दिया है सिलेबस रिलीज करके, पूरा सिलेबस आपके सामने है और राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया है कि सारे टॉपिक, भले वो बेसिक सब्जेक्ट्स हो, चाहे मीडियम लेवल के सब्जेक्ट्स हो या फिर आपके एडवांस सब्जेक्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट्स का कोई ना कोई टॉपिक, हर एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक या फिर थ्योरेटिकल टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक्स जो आपने कभी ना कभी पढ़े हैं वो सब इंक्लूड कर दिया है। सिलेबस बहुत वास्ट दिया गया है और आपको मैं बता दूं, चाहे बेसिक सब्जेक्ट्स हो, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑफिस मैनेजमेंट टूल और आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर हम बात करें, या फिर बेसिक और जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब तो इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ अगर मॉडरेट लेवल के सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, और बात करी जाए तो नेटवर्किंग, और अगर एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स की बात करें थोड़ा सा, तो डेटा स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सभी टॉपिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सिलेबस वास्ट है, मतलब तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। अब अगर आप ये सोचें कि अभी तो सिर्फ सिलेबस आया है, जिस दिन वैकेंसी लॉन्च कर दी जाएगी हम उसी दिन पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप यकीन मानिए आप इस गलतफहमी में रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रीजन इज दैट कि आपको इस सिलेबस कवर करने के लिए ही 3 से 4 महीने की कड़ी लगातार प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। 3 से 4 महीने तो मैं तब बोल रही हूँ जब आप डेली अपने 7 से 8 घंटे, या मैं कहूं कि लगभग आप मान लीजिए 12 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम आने से पहले आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए, स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए और आपका एग्जीक्यूशन शुरू होना चाहिए। तो प्लीज आप इस वेटिंग में ना रहें या ये वेट ना करें कि जब वैकेंसी आएगी हम उस दिन से जो है हमारी तैयारी शुरू करेंगे। पिछले कुछ वैकेंसीज का जो हम पैटर्न देख रहे हैं तो उसमें हम ये पता लगा पा रहे हैं, हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट आपको
वैकेंसी लॉन्च करती है और उसे कुछ समय बाद ही वो उसको एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। आप आरएस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें कि प्री बहुत जल्दी एग्जाम करवा दिया गया था। जिन्होंने भी इस उम्मीद में बैठे थे कि जब आरएस की वैकेंसी आएगी तब हम फॉर्म भरेंगे और फिर लगेंगे 6-7-8 महीने, फिर प्री होगा तो तब तक हम हमारा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का प्री क्लियर हुआ जो जिनकी पॉसिबिलिटी किनकी ज्यादा रही, जिन्होंने पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। स्टूडेंट्स, ये था पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन, मैम सिलेबस क्या यही रहेगा? इसके बारे में क्लियर एक जो हम कहें कमेंट या टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत ही वेग सिलेबस दिया गया है। क्लियर कट टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए हैं अभी तक, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसको और रिवाइज किया जाए। कुछ टॉपिक्स को या तो हटाया जाएगा या कुछ नए मॉडिफिकेशंस या टॉपिक के एडिशंस हो सकते हैं। तो अभी के लिए आपका जो सिलेबस है उसका जो है एक बेसिक जो भी उन्होंने वहां पे मेंशन किया है उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं एमसीए पास आउट हूं और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरा जो नेट का एग्जाम, जो मेरा नेट का एक्सपीरियंस है उसमें मुझे ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। और जितने भी नेट क्वालिफाइड फैकल्टीज होती हैं वो कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं, और वो डिटेल स्टडी करने से, वो मेहनत करने से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट के बारे में बन जाती है। तो मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 लाइन में उन्होंने ये सिलेबस डिजाइन करके दे दिया, और इस सिलेबस को जब हम देखते हैं तो इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर टॉपिक्स नहीं मेंशन किए गए हैं। जैसे कि सीधा जो स्टार्टिंग कर दिया है सिलेबस का वो कर दिया है ईआर मॉडल से, देन आपका रिलेशनल अलजेब्रा, कैलकुलस, डेटाबेसेस, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, ट्रिगर, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग। अब ये टॉपिक्स के नेम दे दिए हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं, आप सीधा उस टॉपिक को टारगेट करेंगे, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये आइडिया नहीं है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितना डिटेल में पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन सी चीजें हमें छोड़नी होगी, कौन सी चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, आपको ये सारा जो गाइडेंस है, वो जो फैकल्टी है, जैन एकेडमी की जो फैकल्टीज हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको वो गाइडेंस देगी। हमने आपका पूरा सिलेबस, जो अभी तक ये सिलेबस हमारे पास आया है, उस पूरे सिलेबस को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है जिसमें हमने पूरे सिलेबस को सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड किया। देन सेक्शन में भी हमने सब टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है कि अगर ईआर मॉडल बोला गया है तो ईआर मॉडल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जो टॉपिक्स बनते हैं वो सब हमारे सेक्शन में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आगे फर्दर स्लाइड्स में मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो स्टूडेंट, ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, मेरिट कितनी रहेगी? तो देखिए, 10,000 की बम्पर वैकेंसी तो है, लेकिन यकीन मानिए राजस्थान गवर्नमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है या आइडिया है या जो वो एक थिंकिंग लेके चल रहे हैं, वो ये लेके चल रहे हैं कि अगर 10,000 वैकेंसी निकाली है तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, जिसमें कि भले वो एमसीए है, बीसीए है, एमटेक है, बीटेक, तो जो भी स्टूडेंट्स है, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को हम इंक्लूड करें, एलिजिबल करें। अभी तक ये क्लियर कट कोई हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि किन कोर्सेज को अलाउ किया जाएगा, कौन से कोर्सेज को अलाउ नहीं किया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश है और उसी पे अभी काम भी चल रहा है। तो मेरिट की आपको चिंता नहीं करनी, आपको एक सीट लेनी है ना, आपको एक सीट के लिए फाइट करनी है। बाज तो सब जानते होंगे, एक पक्षी होता है, बाज क्या करता है, उसका क्या एटीट्यूड होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है। वो आसमान में अपनी ऊंची उड़ान उड़ रहा है और तभी जमीन पे उसको अपना कोई फूड कह लीजिए या उसका कोई एम कह लीजिए उसको दिखता है। अब वो क्या करता है, भले वो फूड या वो जो एम है उसका उसकी नजर से बहुत दूर है, लेकिन वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। अभी वो अपने एम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन उससे पहले प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, उसने डिस्टेंस को मेजर करना शुरू कर दिया है और नजर गड़ा के कंसिस्टेंटली वो ये देखता जा रहा है कि कब मैं लैंड करूंगा, कब मैं उस मेरे एम को झपट्टा मार के उठा लूंगा। तो ये एक बाज का एटीट्यूड होता है और एक स्टूडेंट का अपनी लाइफ में भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए यही एटीट्यूड होना चाहिए। अभी से प्लानिंग करनी है, अभी से हमें ये देख लेना है कि सिलेबस आ चुका है, वैकेंसी आने वाली है,
कभी भी वैकेंसी आ जाएगी, हमें इस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, पूरा डीबीएमएस का सिलेबस जो है, वैसे तो काफी थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें है, लेकिन हम थ्योरी के हिसाब से या थ्योरेटिकल अप्रोच के हिसाब से सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन अनलिमिटेड एमसीक्यूज होंगे। अब आप अगर सोचेंगे अरे लिमिटेड क्यों दे रहे हैं, अनलिमिटेड देना चाहिए, तो आप इस कंसेप्ट को समझना जो मैं आपको बताने वाली हूं। हमने एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल ईआर मॉडल। इसकी जो बेसिक थ्योरी होगी वो मैं आपको बताऊंगी, इसके जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सारे कंसेप्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब पे हम काम करेंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट लेवल पे, और नेक्स्ट लेवल हमारा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगी, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस को 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करूंगी। यहां पे ये नहीं होगा कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सही है तो इसको मार्क कर लीजिए, बाकी के 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसको भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपके पास क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, कंपटीशन ज्यादा है, ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पता है, आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से पता है, तो आप सही आंसर तो लगा ही पाएंगे, साथ ही साथ गलत आंसर को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, यही अप्रोच हम हमारे कमिंग लेक्चर्स में लेके चलेंगे। स्लाइड बाय स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो हम थ्योरी यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं उसके बाद जो एमसीक्यूज आएंगे उनका मैंने 3 लेवल पे उनकी डिजाइनिंग करी है। फर्स्ट लेवल है हमारा बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। देन हम उसके मॉडरेट लेवल पे आएंगे, जिसमें मॉडरेट लेवल के या मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एडवांस लेवल पे, जिसमें हम नेट, गेट या जो भी हमारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि केवीएस, उन सब से रिलेटेड जो भी एडवांस क्वेश्चंस है उन सारे एमसीक्यूज को हम इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी पेपर में जो एग्जाम पेपर है आपके पास, जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें एमसीक्यूज को इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। किसी भी टॉपिक का रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फिर कुछ मीडियम टाइप के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और फिर होते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। और ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो ना सिर्फ बेसिक, ना सिर्फ मॉडरेट लेवल का, साथ ही साथ बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत और कड़ी प्रैक्टिस एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स पे। आपको एमसीक्यूज जहां से प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए एक सेट तैयार हो चुका है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए कंप्यूटर साइंस के तमाम क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ नेट और गेट में पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। इसी के साथ केवीएस हो गया या फिर अदर स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को टारगेट में रख के डिजाइन किए जाते हैं, उन सबके एमसीक्यूज का सेट तैयार हो चुका है और अब तैयार होने की बारी है आपकी। तो चलिए, आज का हम जो इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको वो सिलेबस दिख रहा है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। शॉर्ट में बता दिया है भाई, ईआर मॉडल आएगा, ईआर मॉडल में कितना आएगा, क्या टॉपिक्स होंगे, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। देखिए, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, सिलेबस बहुत वास्ट है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है और इसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है। ये सारा जो गाइडेंस है आपको कंटिन्यू हर लेक्चर में मिलता रहेगा। तो आइए, नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या बता दिया है, रिलेशनल अलजेब्रा, कैलकुलस, डेटाबेस। देखिए, जब ऐसे एक एक टर्म दे देते हैं ना तो बड़ा ही रिस्की मामला हो जाता है, क्योंकि अब कहीं कुछ नहीं मेंशन किया है कि रिलेशनल अलजेब्रा में भी क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम मेरे प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देके, तो उसमें मुझे ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, और जितने भी मैंने एमसीक्यूज या जितने भी एग्जाम पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं, तो उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है, तो उससे हम आपको गाइड करते रहेंगे कि इस टॉपिक में आप इतना टारगेट कीजिए। जब तक कि फाइनल सिलेबस हमारे पास नहीं आ जाता, हम इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेटाबेस बता दिया, उसके बाद बता दिया ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, ट्रिगर्स क्या है, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल,
RDBMS। अब ये सिलेबस देख के तो भाई आप नहीं पता लगा सकते कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो फिर ये चीज डिजाइन की गई है मेरे द्वारा और आपके लिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पूरा जो सिलेबस है वो किस तरीके से आपको डिलीवर किया जाएगा, किस तरीके से हम इन टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। सेक्शन 1 जो है हमारा वो बताता है डेटाबेस इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ये जो हमारा सेक्शन 1 होगा, हम इसमें डेटाबेस का बेस बनाएंगे, डेटाबेस का बेस बनाएंगे, या बोल लीजिए ये जो सब्जेक्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। आपने भले DBMS अच्छे से पढ़ा हुआ है या भले आपने बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच में इस एग्जाम को हमेशा पढ़ते आए हैं और इसी तरह यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरी पे थ्योरी लिख के आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जितने भी वीडियो लेक्चर्स मेरे आएंगे, जितने भी लाइव सेशंस होंगे, जितनी भी आपको मैं यहाँ पे टीचिंग आपके साथ हो रही है, जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यकीन मानिए आपके बेसिक्स, मॉडरेट लेवल की लर्निंग और एडवांस लेवल की लर्निंग, ये तीनों लेवल की लर्निंग जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि अरे इतना सब कुछ पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जाएगी और सबसे ज्यादा मजा कब आएगा, जब हम करेंगे MCQs। सो स्टूडेंट, सेक्शन 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा क्या होता है। अरे भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहे हो तो इसका पहला टर्म का मतलब ही क्या है, डेटा। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है एंड विजडम। देखिए अभी तक के जो हमारे एग्जाम आए हैं, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, उसमें इन 3 टर्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। डेटा के बारे में पूछ लेंगे, डेटा क्या होता है, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताइए। इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या है। आजकल या एडवांस जो अब हमारे एग्जाम्स आने लगे हैं, उसमें एक नई चीज और पूछने लगे हैं कि ये विजडम क्या है। तो चलिए, अगर अब इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छे से ही कर लेते हैं। एक बेसिक आपको आज के लेक्चर में आए हैं तो सिर्फ सिलेबस बता के आपको विदा नहीं करेंगे, कुछ आपको आज सीखने को भी मिलेगा। तो मैं आपको एक डेटा दे रही हूं और आप मुझे बता दीजिए कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। दिल्ली डबल डेकर रेन 6। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज डेटा। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसा कुछ फैक्ट्स, फिगर्स या स्टैटिस्टिक्स जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। अरे भाई आपको मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कोई आपको आके बोले दिल्ली डबल डेकर रेन 6, ओके, और ऐसे करके निकल जाए, आप सोचेंगे ये क्या बोल के गया है, ये कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे बता के चला गया, इनका मतलब क्या है, ये मुझे बोल के क्या गया है, इसका क्या मतलब निकलता है, इससे मुझे क्या पता चला। तो ये क्या है, डेटा। डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं होता। जब हम इस डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन। हमारे पास क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन। अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं और नॉर्मल जो है ये गलतियां होती रहती है कि डेटा बोल रहे हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन भी बोल दिया। डेटा और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है जैसे कि ये दोनों एक ही हों, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। कैसे, डेटा इज नथिंग बट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जब उस डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं, अब प्रोसेस करने का मतलब क्या है, प्रोसेस करने का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्डर। जब हम इस डेटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर में इसको हम अरेंज कर देते हैं, जब इस डेटा का कोई मीनिंग निकलने लगे, क्या निकलने लगे, कोई मतलब निकलने लगे, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट दिस इज एन इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब ये तो डेटा था। अब इस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करने के बाद सपोज कीजिए इसको ऐसे अरेंज किया कि दिल्ली से 6 बजे निकलने वाली डबल डेकर हैवी रेन की वजह से डिले हो गई है। तो अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, दिल्ली से कोई ट्रेन है डबल डेकर
और क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और ये 6 बजे निकलती थी और अब ये डिले हो गई है। तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन, आपको कुछ उससे इंफॉर्मेशन मिली, उसको प्रोसेस करने के बाद, किसको, डेटा को प्रोसेस करने के बाद कोई मीनिंग निकलने लगा। अब जब डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहला हमारा आ जाएगा डेटा, उसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमें क्या मिलती है, नॉलेज। क्या मिलती है, नॉलेज। डेटा बताया आपको आके किसी पर्सन ने, 6 दिल्ली डबल डेकर रेन, आपको कुछ नहीं समझ में आया, उस बंदे ने उस डेटा को प्रोसेस किया, फिर वो आपके पास आया और उसने बोला अरे दिल्ली से जो डबल डेकर 6 बजे निकलती है वो हैवी रेन की वजह से अभी डिले हो गई है। आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब नेक्स्ट क्या डेवलप हुआ है, नॉलेज। नॉलेज कैसे, अच्छा मुझे दिल्ली से जाना था और दिल्ली से जयपुर की तरफ जो ट्रेन जा रही थी जिसका नाम डबल डेकर है, जो 6 बजे निकलने वाली थी, वो अब हैवी रेन की वजह से डिले हो गई है। मतलब मैं कहां जा रहा था, मैं जयपुर की तरफ, दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा था और वो जो ट्रेन जिसमें मैं जा रहा था वो डिले हो गई। तो ये आपकी नॉलेज डेवलप हुई। नॉलेज किससे डेवलप होगी, इंफॉर्मेशन की मदद से। तो डेटा पता चल गया, इंफॉर्मेशन पता चल गई, आपको अब नॉलेज भी बिल्ड हो गया आपका। अब जो फोर्थ आपका स्टेज है वो क्या है, विजडम। विजडम को हम बोल सकते हैं आपकी समझ, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी। अब आपकी समझदारी आपको क्या कहती है, जब आपको ये नॉलेज हो गई कि भाई मैं जिस ट्रेन में जा रहा था वो तो डिले हो गई है, 6 बजे वो जाने वाली थी और ये डबल डेकर थी जिसमें मैं जा रहा था और वो अब हैवी रेन की वजह से डिले हो गया मामला। अब आपकी इंटेलिजेंस आपको क्या कहेगी, 2 ऑप्शन देगी, या तो आप कोई दूसरा रूट पकड़ के वाया बस या कोई टैक्सी हायर करके जा सकते हैं, या फिर आज आप अपना जो ट्रिप है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका विजडम। तो डेटा से लेके विजडम तक का ये सफर है। और डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं। भाई ट्रेन डिले हो गई, 6 बजे जाने वाली थी, ट्रेन का नाम डबल डेकर था, जो इसका डिपार्चर जहां से होना था दिल्ली से होना था, डेस्टिनेशन जयपुर था। तो ये क्या है, ये पास्ट की बात होगी, अभी डिले हो चुकी है, अभी ये क्या है, पास्ट की बात हो गई। करंट में आपकी क्या होती है, नॉलेज बिल्ड होती है। ये करंट, अगर हम टाइम की बात देखें तो पास्ट को रिप्रेजेंट, इंफॉर्मेशन डेटा पास्ट हो जाता है, नॉलेज करंट में जो आपकी नॉलेज डेवलप हुई है। विजडम फ्यूचर को बता रहा है। फ्यूचर में क्या, अभी आपने कोई भी टैक्सी हायर नहीं की है, अभी आपने अपना ट्रिप कैंसिल नहीं किया है, ये फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर आप कैसे, फ्यूचर की डिसीजन आप कैसे लेते हैं, अपनी विजडम की मदद से। सो ये बेसिक टर्म्स है देखिए। और आपका जो ये सिलेबस है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया है, अब इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। आप इसके भरोसे पढ़ना शुरू कर देंगे और वहां जाके देखेंगे अरे डेटा पे क्वेश्चन आया है, अरे इंफॉर्मेशन पे आ गया, अरे नॉलेज और विजडम में डिफरेंस पूछ लिया, तो अभी क्या हो जाएगा, फिर सिलेक्शन के चांसेस कम। तो इसीलिए आपको सही गाइडेंस और स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है और जैन अकेडमी की फैकल्टीज हर दम हर तरीके से तैयार है आपको वो गाइडेंस देने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, हमने देखा कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम क्या है। बात की जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं ये हम हमारे कमिंग लेक्चर में, इंक्लूडिंग डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम ऑल्सो, हम इन सबको कवर करेंगे। और आगे आप देखेंगे कि मेटा डेटा क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बेसिक टर्म्स हैं आपके डेटाबेस की, जो कि सिलेबस में कहीं मेंशन ही नहीं की गई है। तो मेटा डेटा क्या है, डेटा वेयरहाउस क्या है, डेटा माइनिंग क्या है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डेटाबेस की। भाई क्यों हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं, क्यों हम डेटाबेसेस बनाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, और डेटाबेस के यूजर्स कौन कौन है। ओके, तो ये हमारा होगा सेक्शन ए। देन सेक्शन बी की अगर हम बात करें, या हम बोल सकते हैं सेक्शन नंबर 2, इसमें हम बात करेंगे फाइल सिस्टम, डीबीएमएस एंड डेटा मॉडल्स की।
तो फाइल सिस्टम में हम देखेंगे कि फाइल स्टोरेज सिस्टम क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, भाई इसका फायदा क्या था और इसके ऐसे क्या डिसएडवांटेज थे कि हमें डीबीएमएस बनाना पड़ा, हमें डीबीएमएस की तरफ जाना पड़ा। और जो डीबीएमएस है उसकी हिस्ट्री भी हम यहाँ जरूर देखेंगे। देखिए सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, तो इनकी हिस्ट्री बड़ी अच्छे से याद करके रखते हैं। सी किसने बनाई थी, कब बनाई थी, क्यों बनाई थी। सी बनाई थी हमारे डेनिस रिची साहब ने, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के पर्पज से जो है सी को बनाया गया था। ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरीके से सी प्लस प्लस हमारी क्या है, सी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है बट विद ऊप फंक्शन, ऊप फीचर्स। देन हमारी जावा की बात होती है, जावा किसने बनाई और कब बनाई, क्यों बनाई, क्या हिस्ट्री थी जावा की। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री देखते हैं। लेकिन डीबीएमएस की हिस्ट्री अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं, वो भी आपको यहाँ इंक्लूड करवाई गई है ताकि अगर हिस्ट्री से भी अगर आपको छोटा से छोटा बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लें तो भी कॉन्फिडेंटली आप लोग सही सही आंसर लगा के आ जाइए। देखिए यही फर्क क्रिएट होगा। और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सब लगे हुए हैं इस तैयारी में, तो ऐसा हम क्या आपको अलग दे रहे हैं जिससे कि आपकी श्योरिटी आ जाती है या कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सिलेक्शन तो भैया एक सीट पे अपना पक्का है। वो यही वो टॉपिक्स हैं या ये वही वो अपने टॉपिक्स रहते हैं जिससे कि पॉसिबिलिटी है कि भाई इतनी बड़ी अगर वैकेंसी है तो क्वेश्चन जरूर ऐसे पूछे जाएंगे जहां बच्चे अटके उलझे। तो वो उलझन और ना अटक पाए उसके लिए हमने ये सारे टॉपिक्स जो है आपके इंक्लूड करे हैं। बेसिक आपको इसका इंफॉर्मेशन देने के बाद, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद, मैं बार बार कह रही हूं कि हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तो उस केस में हमें यह भी देखना है कि एक है जो सही है वो सही क्यों है और बाकी 3 जो है वो गलत क्यों है और क्या ऐसा रिलेशनशिप था इनके बीच में कि एक क्वेश्चन में इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम डीबीएमएस के टाइप्स पे आएंगे। देन हम आएंगे बहुत ही इस सेक्शन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इसका आर्किटेक्चर। डीबीएमएस के मेनली हमारे 3 आर्किटेक्चर हैं, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। इनमें क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे से कैसे अलग है, क्या एडवांटेज है, क्या इनके जो है डिसएडवांटेज है, कब किसको यूज किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर आएगा हमारा एक 3 लेवल या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पे बेसिकली जो डीबीएमएस के हमारे या डेटाबेस के 3 मॉडल, 3 लेवल्स होते हैं, सॉरी मॉडल नहीं लेवल्स, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल। तो ये जो 3 लेवल में हमने 3 स्कीमा आर्किटेक्चर बना दिया है डेटाबेस के लिए, वो क्यों बनाया है, इन लेवल्स का मतलब क्या है, इन लेवल्स पे क्या क्या वर्किंग होती है, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कीमास एंड इंस्टेंसेस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है डेटाबेस में, और डीबीएमएस की एसिड प्रॉपर्टीज। डीबीएमएस की एसिड प्रॉपर्टीज, अरे ये तो थ्योरी में ही यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लीजिए चाहे कॉलेज लेवल पे देख लीजिए, सबका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो एसिड प्रॉपर्टीज जो है क्या है, ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी एंड डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम देखेंगे और आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं अब हमारे तीसरे सेक्शन में जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटा मॉडल्स। ओके, तो अभी डेटा मॉडल्स में हमें डिफरेंट डेटा मॉडल्स की बात करनी पड़ेगी। डिफरेंट डेटा मॉडल्स आपके कौन से होते हैं, डिफरेंट डेटा मॉडल्स होते हैं आपके जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल नेटवर्क मॉडल, इसके बाद हायरार्किकल मॉडल, और होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो इस तरीके से हमारे मॉडल्स होते हैं। इन सभी मॉडल्स को हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि डेटाबेस को जब हम डिजाइन कर रहे हैं उससे पहले जो हम डेटाबेस की मॉडलिंग कर रहे हैं, देखिए मॉडलिंग क्या होता है, आप घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो घर बनाने पे हम चलिए बाद में आते हैं, पहले आपको लगना है नौकरी। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी है उसमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो आप क्या बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, आप प्लान करेंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए।
तो ब्लूप्रिंट से समझ रहे हैं आप। अगर हम घर बनाने की बात में भी आ जाए, तो अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अच्छा आर्किटेक्चर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे यार मेरे घर का ब्लूप्रिंट डिजाइन कर, लॉबी एरिया कहाँ होना चाहिए, पार्किंग एरिया कहाँ होगा, मेरा हॉल कहाँ पे होगा, मेरा किचन कहाँ पे होगा, मेरा मास्टर बेडरूम कहाँ पे होगा, कितने लेवल का ये घर होगा। तो ये सब क्या है, आपका एक ब्लूप्रिंट है, एक मॉडलिंग करके आप दे रहे हैं कि भाई देखिए आपका जो घर बनेगा कुछ इस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेम इसी तरीके से डेटाबेस को तुरंत बनाना शुरू नहीं करते हैं, उससे पहले उसकी की जाती है मॉडलिंग। तो वो जो मॉडलिंग है उसके अलग अलग मॉडल्स जो हैं आपके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। जो पहला डेटाबेस बना था, जो पहला डेटाबेस बना था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, ये सबसे पहला जो है आपका डेटाबेस माना जाता है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं आईडीएस, और ये बना था अर्ली 1960s में। अर्ली 1960s में किसने बनाया था ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब सबसे पहला डेटाबेस बनाया गया था तो वो किस मॉडल पे बेस्ड था, देखिए वो था हमारा नेटवर्क मॉडल के ऊपर बेस्ड। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई जो पहला हमारा डेटाबेस था इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, वो किस मॉडल पे बेस्ड था, क्या वो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड था, क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे बेस्ड था, या वो नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड था, तो वो किस मॉडल पे बेस्ड था। तो अभी अभी आपको पता चल गया कि भाई वो तो नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड था। किसने बनाया है, इस पे भी एक एमसीक्यू बन जाता है। ये जो डेटाबेस बनाया गया सबसे पहला, जैसे क्लेम किया जाता है 1960s में, चार्ल्स बैकमैन करके जो है हमारे एक पर्सन हुए, उन्होंने ये जो है इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर नाम से एक डेटाबेस कंस्ट्रक्ट किया, और वो जिस मॉडल पे बेस्ड था वो मॉडल था आपका नेटवर्क मॉडल। तो आप देख पा रहे हैं कितनी थ्योरेटिकल बात है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, लेकिन इस एक लाइन में कम से कम 3 से 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं, और हिस्ट्री डीबीएमएस की जो है बहुत कम लोगों को पता है। तो ऐसी चीजें जो बहुत कम लोगों को पता है वो जैन एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को बताएगी, और यही वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करेंगे। हम हमारी नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस स्लाइड है उस पे आते हैं। मॉडल्स पढ़ने के बाद हम जो सबसे वेल नोन मॉडल है ईआर मॉडल, उसके कंसेप्ट को देखेंगे। देखिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज में डीबीएमएस आ रहा है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें जो हमारा डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। उस डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो हम बताएंगे हमने हमारे कमिंग लेक्चर में कि ईआर मॉडल क्या है, उसके क्या कंसेप्ट है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसके नोटेशंस क्या हैं। सॉरी, ईआर मॉडल इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो डेटाबेस जो हमारा बनने वाला है उसकी हम मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम चाहते हैं। कोई चीज होती है बोल के समझाऊंगी उतना समझ में नहीं आएगा, जैसे कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में अगर समझाती तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये डायग्राम बनाया तो अभी पूरी चीज समझ में आ गई कि अच्छा ये लेवल होते हैं, और इस तरीके से जो है प्रोसेस होते होते हमारा टॉप जो है लेवल वो विजडम लेवल आ जाता है, हमारा एकदम जो नीचे का सबसे बेसिक लेवल था वो डेटा था। तो विजुअलाइज करवाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी को अपना कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब आप डेटाबेस डिजाइन करने वाले हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा, और अपने टीम मेंबर्स को भी समझाने में आपको जो है सही सहूलियत हो जाएगी। टीम मेंबर्स कौन, जो डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो डेटाबेस इंजीनियर्स बोल लीजिए या उनको डिजाइनर्स बोल लीजिए, ये वो लोग हैं जो डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप सी में प्रोग्राम बनाते हैं, C++ में प्रोग्राम्स बनाते हैं, जावा में वेबसाइट्स बनाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में ले रहे हैं, और डेटाबेस डिजाइनर क्या करें, डेटाबेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। अब डेटाबेस बनाने से पहले जो है आपको मॉडलिंग करनी होगी,
ठीक है। उस डेटाबेस से बातचीत करने के लिए आपके पास एक डीबीएमएस होना चाहिए, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि मैं ये कह रही हूं कि भाई आपका जो डेटा है वो कहां पड़ा है, फिजिकली एक स्टोरेज है इसका, ठीक है। इस स्टोरेज को हम क्या कह रहे हैं, डेटाबेस। ये क्या है, डेटाबेस। अब ये डेटाबेस होता क्या है, जो आपका डेटाबेस होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ, या मैं कह दूं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, डेटा से भी पहले हम क्या लगाएंगे, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, डेटा से पहले हम लगाएंगे रिलेटेड डेटा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये है हमारी जैन अकेडमी का डेटाबेस, ठीक है। ये क्या है, जैन अकेडमी का डेटाबेस, जिसमें हम यानी कि फैकल्टीज का डेटा स्टोर होगा, जैसे कि फैकल्टी का नेम, फैकल्टी का मोबाइल नंबर, फैकल्टी का कोर्स जो वो पढ़ा रहे हैं, और फैकल्टी का जो भी रैंक है। आप जो कि स्टूडेंट है, आपका भी डेटा हमारे पास होगा। जो भी बच्चे हमारे जो कोर्स को अवेल किए हुए हैं उनका डेटा हमारे पास होगा, जैसे कि उस बच्चे का आईडी जो हमने दिया है, वो बच्चे ने कौन सा कोर्स परचेज किया है, उस बच्चे का एड्रेस क्या है, उस बच्चे का मोबाइल नंबर क्या है। तो ये क्या है, रिलेटेड डेटा है। रिलेटेड कैसे, स्टूडेंट और फैकल्टी से रिलेटेड डेटा जैन अकेडमी के डेटाबेस में है। अब अगर मैं बोलूं पीएनबी, तो पीएनबी जो है बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, उसमें कैसा डेटा होगा, उसमें जो डेटा होगा वो उसके कस्टमर्स का डेटा होगा कि भाई इसके करंट अकाउंट में कितना मनी है, इसके फिक्स डिपॉजिट में कितना मनी है, क्या इसने लॉकर की फैसिलिटी भी ले रखी है, इसके पास अभी कितना इसने जो है लोन लिया हुआ है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन पीएनबी की डेटाबेस में रहेगा। अब पीएनबी की इंफॉर्मेशन जैन अकेडमी में नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो डेटाबेस है ये किसका है, जैन अकेडमी का है। और इस जैन अकेडमी में यूजर्स कौन है, एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स कौन है, स्टूडेंट एंड फैकल्टी, स्टूडेंट एंड फैकल्टी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली यहां पे लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स, फैकल्टी, हो सकता है कि हमारा जो है और अदर वर्कर्स जो यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप तक वीडियो लेक्चर्स पहुंचाने के लिए पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो देखिए ये क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। डेटाबेस क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। आपस में रिलेटेड जो डेटा है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। ठीक है, अब डीबीएमएस क्या हुआ भाई, हमने डेटाबेस समझ लिया, अब डीबीएमएस क्या है। आप लोग अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फोन पे जैन अकेडमी की ऐप को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यूजर यहां बैठा है, ओके, यूजर इज सिटिंग ओवर हियर एंड ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज वो जैन अकेडमी पे अपने लेक्चर्स को देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि अरे ये स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहेगी तो जरूर सिलेक्शन अपना पक्का है। तो अभी ये जो ऐप है ये क्या है आपका, कोई ऐसा ऐप जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे काम किया होगा, आपने माई एसक्यूएल पे काम किया होगा, या आपने ओरेकल का नाम तो सुना ही होगा। ये सब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। तो मार्केट में ये बने बनाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है जिन्हें आप यूज में ले सकते हैं, कोई भी कंपनी यूज में ले सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज में ले सकती है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को या यूजर्स को ये सहूलियत दे सके कि भाई ये तो मेरा डेटाबेस है, अब इस डेटाबेस को तुम कैसे एक्सेस करोगे, अभी यहां जाके तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो डीबीएमएस की मदद से, उस ऐप की मदद से जो हम बना रहे हैं, उसमें आपका ये डीबीएमएस, जो ये यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे या जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उसमें इसी के ऊपर डिटेल में बात की जाएगी। तो बेसिकली डीबीएमएस क्या कर रहा है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। ये क्या है, इंटरफेस। ठीक है, व्हाट इज दिस, इंटरफेस बिटवीन
इंटरफेस बिटवीन, अब आप तो यहां पे बैठे हैं, आप यहां से कुछ क्लिक कर रहे हैं, कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं, और डेटा कहां से फेच हो रहा है, कहां से डेटा रिट्रीव हो रहा है, इस एक्चुअल डेटा स्टोरेज से। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद द यूज ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एकदम उसी तरीके से जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस देता है और यूजर फिर हार्डवेयर को ऑपरेट कर पाता है विद द यूज ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक आपको लुक दे देता है, कुछ आइकन्स दे देता है, ऑप्शंस दे देता है, आप उनको सिलेक्ट करते हैं विद द यूज ऑफ माउस, और उसके बाद एक्चुअल ऑपरेशन कहां परफॉर्म हो रहा है? हार्डवेयर के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। तो यूजर हार्डवेयर से ही इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन एक इंटरफेस के थ्रू। और वही इंटरफेस की हम बात करें, यहां पे हम जब बात करें तो ये डीबीएमएस जो है वो हमें ये इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है ताकि हम इस डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो बातें हैं ये क्या हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई डेटाबेस डिजाइन करने से पहले कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं डेटाबेस को डिजाइन करना है। ह्यूज डेटा होता है, उसको मैनेज करना होता है, उसके लिए पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, उससे पहले उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा, ताकि ये जो डेटाबेस डिजाइन करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम डेटाबेस इंजीनियर या डिजाइनर्स बोल रहे हैं, उनको ये समझ आ सके कि हमें किस तरीके से हमारे डेटाबेस को डिजाइन करना है। नेक्स्ट, इसी सेक्शन में हम मैपिंग कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे हमारे सेक्शन 4 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है आपका नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टॉपिक है। डोमिनेटिंग इन व्हाट सेंस? आप अगर नेट के पेपर उठा के देख लीजिए, आप गेट का पेपर उठा के देख लीजिए, आप कोई आईए का पेपर देखिए या केवीएस लेवल का पेपर देखिए, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर इसको आपने मिस कर दिया तो भाई आप मान के चलिए 1 या 2 सवाल तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनके हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है सॉल्यूशंस लेके आए हैं, और आपको बताया जाएगा, कंसेप्ट्स बताए जाएंगे कि भाई 1NF, 2NF, 3NF क्या होता है, ये BCNF क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई एनॉमलीज इन डीबीएमएस क्या है, उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, इन्फेरेंस रूल्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मॉडरेट लेवल की लर्निंग और एडवांस लर्निंग, तीनों लेवल में हर एक टॉपिक के बारे में यही एक स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी। और बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे गए, मॉडरेट लेवल के लर्निंग के बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स में, और इसी तरीके से एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे सेक्शन बाय सेक्शन आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस स्ट्रेटेजी से हमने ये कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, जिस हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर हमने अभी जो है बना लिए हैं, और जिस हिसाब से आपका सेट डिजाइन किया गया है, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद इतना कॉन्फिडेंट कर देगा कि भाई अब चाहे डीबीएमएस से आप कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिए, हम उसको सटीक तरीके से सॉल्व करेंगे और सही ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो सेक्शन 5 में हम क्या देखेंगे? रिलेशनल डेटा मॉडल। अब देखिए, अगर आपने देखा हो तो आपका राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिर्फ कहां पे दे दिया है, सबसे लास्ट में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इससे भाई पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है। पढ़ लेंगे भाई, कितना पढ़ना है, कितना डीप तक पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो है मैंने ये सेक्शन जो है डिजाइन किया है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि स्कीमा क्या होते हैं, इंस्टेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। अब स्कीमा इंस्टेंस हमारा प्रीवियस सेक्शन में भी था, वो एक कॉमन वे की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। नेक्स्ट जब हम रिलेशनल डेटाबेस पे आते हैं, तब हमें फिर से इसके कंटेक्स्ट में इसको फिर से पढ़ना है। देन हम देखेंगे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। सेक्शन 5 को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है
एसक्यूएल। देखिए, रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ने के बाद जो इस सेक्शन में हम एक टॉपिक है जो पढ़ रहे हैं, रिलेशनल अलजेब्रा, इसके बाद बहुत इजी हो जाता है एसक्यूएल को पढ़ना। अगर तुरंत एसक्यूएल उठा के पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो बच्चों को एनालाइज किया है मेरे क्लासरूम टीचिंग में, तो बच्चों को अगर रिलेशनल अलजेब्रा पहले पढ़ा दिया जाए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर की जाए, तो एसक्यूएल वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 6 में आपके लिए लेके आई हूं, जिसमें एसक्यूएल में डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल कमांड्स के बारे में बताएंगे, वेरियस जो क्लॉजेस इसमें यूज होते हैं, सिंटेक्स पे बात होगी, क्वेरी कैसे लिखते हैं, ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये सी लैंग्वेज या जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी, पाइथन, इन सब से ये कैसे अलग है, क्या पर्पस है, क्या क्या सिंटेक्स होते हैं, किस तरीके से इन क्वेरी की मदद से हम डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्सेस बना सकते हैं, ये सब हम डिटेल में इस सेक्शन में देखेंगे। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आएगा जॉइंस, इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट एंड फुल जॉइंस के बारे में। और उसके बाद लास्ट में हम इस सेक्शन को एंड करेंगे एसक्यूएल ट्रिगर के टॉपिक के ऊपर। सेक्शन 7 और 8 जो है, ये हमारा सेक्शन 8 पे एंड हो जाता है सिलेबस। सेक्शन 7 में हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में बात की है। ये जो है थोड़ा एडवांस टॉपिक है आपके डीबीएमएस का, और इसको पढ़ाने के लिए जो हमने इनका जो डिवीजन किया है वो इस तरीके से किया है कि भाई पहले तो हम आपको समझा देंगे कि बच्चों ट्रांजैक्शन होता क्या है, किस तरीके से हम एक ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टी जो हम डीबीएमएस में पढ़े थे, एसिड प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज जो है आपकी ट्रांजैक्शन की होती है, विच इज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अब इनका मतलब क्या है, ये तो हम हमारे लेक्चर्स में देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट जो हम आते हैं, स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में है, अब वो पार्शियली कमिट हो गया है, देन उसको हम कमिट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन में इशू हो गया किसी भी वजह से, भले नेटवर्क इशू है या सिस्टम का फेलियर है या डेटाबेस में ही कुछ इशू हो गया है, तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है। फेल्ड से फिर अबॉर्ट स्टेट आ जाती है, और फिर लास्ट की स्टेज होती है हमारी टर्मिनेट स्टेज। सो ये हमारी मल्टीपल स्टेजेस हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन इन स्टेजेस से कैसे कैसे होके गुजरता है, कब कौन से स्टेज आती है, कौन से इशू की वजह से कौन से स्टेज में ट्रांजैक्शन चला जाता है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारा फेल हो गया तो उसको कैसे रिकवर करना है, डेटाबेस को कैसे रिकवर करना है। एक साथ जो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, जो कॉन्करेंट डेटा या कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट्स होते हैं, उनको कैसे है जो उनकी कॉन्करेंसी को कंट्रोल करना है, ये सब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 में। और यहां पे मैंने लास्ट में लिखा है अदर रिलेटेड टॉपिक्स। देखिए, क्योंकि हमारा सिलेबस राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं आया है, इसलिए ये एक मैंने स्कोप छोड़ा है फ्यूचर में कोई फर्दर एडिशंस के लिए। ठीक है, फर्दर एडिशंस के लिए, कि मान लीजिए कल को हमारा अगर एकदम ब्रीफली जो है, देखिए प्रीवियस सेक्शन में तो लगभग सब मैंने कवर किया हुआ है, ये एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं। और क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो स्कूल लेवल की है या स्कूल लेवल पे आपको लगाया जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं एक ये मन में डाउट है कि शायद इसको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेट और गेट लेवल के जो है हमारे टॉपिक्स हैं। फिर भी हम इनकी बेसिक और मॉडरेट लेवल की जो है टीचिंग और लर्निंग यहाँ पे हो जाएगी आपके साथ। लेकिन फिर भी अगर फर्दर कोई एडिशन होता है सिलेबस में, सिलेबस और रिवाइज होके आता है, तो अदर रिलेटेड टॉपिक्स जो हमें लगेंगे आगे आने वाले समय में कि यार ये भी इंक्लूड करने की जरूरत है, या ये भी इंक्लूड अब करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी सरकार ने अपडेशन ला दिया है, तो वो एक स्कोप मैंने यहाँ पे छोड़ा है, तो वो टॉपिक्स हमारे इधर आ जाएंगे। लास्ट हमारा जो सेक्शन है वो है कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड इंडेक्सिंग इन डीबीएमएस। सो बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन अगेन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंट मतलब कि पैरेलल में जब चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, जब पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है मल्टीपल जॉब्स का, मल्टीपल टास्क का, तो डेडलॉक ना आ जाए, किसी ऐसा ना हो कि किसी एक टास्क की वजह से दूसरे में कोई इशू आ जाए, या फिर हम कोई कॉमन डेटा शेयर कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें कोई एक्सीडेंटल चेंज हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि जब एक साथ टास्क करते हैं
ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पीएनबी में अकाउंट है या आपका इंडसइंड में अकाउंट है। अब आप एक साथ, आपका सपोज आपके सिबलिंग है, आपका ब्रदर है या आपके सिस्टर है, आप दोनों एक ही बैंक अकाउंट से जो है, एक ही बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड की मदद से, या आप बोल दीजिए क्रेडिट कार्ड जो भी है, डेबिट कार्ड, आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार भाई तुम कर लो भैया उसके बाद मैं कर लूंगी, क्योंकि हम एक साथ तो कर नहीं सकते शॉपिंग, तो ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं। यूजर के लिए तो अभी हर चीज की फैसिलिटी है। तो आप एक साथ अपने पीएनबी के डेटाबेस को एक्सेस करें, एक तरफ आपका भाई शॉपिंग करे, एक तरफ आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, वहां पे कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे, एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे। तो वहां पे हमें ये ध्यान में बहुत रखने की जरूरत है कि एक ट्रांजैक्शन की वजह से किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में कोई इश्यू ना आ जाए, या डेटाबेस हमारा इनकरेक्ट फॉर्मेट में ना हो जाए। तो ये सब किसमें आते हैं, हमारे कॉन्करेंसी कंट्रोल के टॉपिक के अंदर। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं कि भाई ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज सिस्टमैटिक हो, अच्छे तरीके से हो, प्रॉपर वे में हो, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन की मदद से हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम कंट्रोल में रखेंगे। और उसके लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जैसे कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स, टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल। तो ये हमारे मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। देन हम बोलेंगे, मान लीजिए कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन में कोई इशू आ भी गया, हमने कॉन्करेंसी कंट्रोल रखा, हमने लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स लगाए, टाइम स्टैंपिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स लगाए, लेकिन फिर भी इशू आ गया, आ सकता है टेक्निकल चीजें हैं। तो अगर इशू आ गया है तो अब उस इशू से रिकवर कैसे करना है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई अब्रप्ट टर्मिनेशन हो गया है, वो अबॉर्ट हो गया है या फेल्ड स्टेट में चला गया है, तो अब उसको हमें कैसे रिकवर करना है। रिकवर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर डेटा रिकवर नहीं किया तो डेटा लॉस हो जाएगा, आप डेटा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और फिर डेटाबेस बनाने का तो फिर कोई मकसद ही नहीं रहा, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए एक टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी रिकवरी के लिए। और इंडेक्सिंग और फर्दर इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे वो हम हमारे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ये था आपका कंप्लीट एक बाइफर्गेशन, जिसमें हमने क्या किया, सेक्शन 1 में डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, फिर फाइल सिस्टम डीबीएमएस, और उसके बाद डेटा मॉडल्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट हमारा जो 4th सेक्शन था उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन को जो है टारगेट किया है। उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ लिया है, एसक्यूएल अच्छे से हो जाएगा सेक्शन 6 के थ्रू, और उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड इंडेक्सिंग इन डीबीएमएस। तो ये पूरा जो था हमारा एक बाइफर्गेशन था आप लोगों के लिए। और स्क्रीन पे स्वामी विवेकानंद जी हैं जो आपसे कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कहां से लाएंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हमें एमसीक्यूज को टारगेट करना होगा, उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि उसके लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। पूरी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर ली गई है, जैन एकेडमी के सभी फैकल्टीज के लेक्चर्स प्रिपेयर हो चुके हैं आपके लिए, एमसीक्यूज का सेट बन चुके हैं, और लगातार उसमें जो है हम एडिशन करते जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटे नहीं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया है, या अगर नहीं भी पूछा गया है तो पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से जो है हम आपकी ढाल बन के रहेंगे, आपको बस मेहनत करनी है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस क्लास को जो है यहाँ पे एंड करना चाहूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप अब आग लगने का वेट नहीं करेंगे कि भाई आग लगेगी तो कुआं खोदेंगे, आपको अभी से जो है तैयारी कर लेनी है। So I am looking forward to meet you again through my video lectures, through live sessions. Till then, keep your calm and be motivated and study hard. Thank you.